हाँ जी, न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बताइए। हमने देखा था न्यू टैक्स रेजिम, सारा मैंने कंप्लीट करा दिया, अभी लास्ट में कंप्लीट करा देता हूँ सारा। फटाफट से बताओ न्यू टैक्स रेजिम में हमने क्या देखा था। न्यू टैक्स रेजिम में हमने देखा था सर कि डोमेस्टिक कंपनी, उनको ये ऑप्शन है, ठीक है सर। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ठीक है ना, एओपी अदर देन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको दूसरा बेनिफिट मिल जाता है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पे आप ईओपी में लिख सकते हो अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग से न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन दिया हुआ है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमेशा वो ध्यान रखना कि इट शुड बी रेजिडेंट होनी चाहिए, ठीक बात है। चलो जी, डोमेस्टिक कंपनी को न्यू टैक्स रेजिम में कौन कौन से ऑप्शन हैं बताओगे मुझे? यस बोलिए प्लीज, आप आंसर लिखो जब तक मैं लिंक भेज देता हूं सभी को। आज गला थोड़ा सा जाम हो रहा है मेरा, जाम तो मतलब वही हाँ जी, वेरी गुड। 115 बीएससी, नहीं 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 नहीं, सारी पूछ रहा हूं, 2 मिनट रुकना। एक मिनट है, इसका लिंक भेज दूं मैं। यस 115, बस ठीक है। चलो जी, इस लिंक किस पर भेजते हो ग्रुप? अच्छा वो टेलीग्राम पे भेजता हूँ यार, टेलीग्राम पे भेजता हूँ, और आप सभी को मैं ऐड कर लूंगा, आपके लिए अलग से एक मैं प्लान कर लूंगा, है ना। 1-2 दिन और एक बार बस अपना ये हो जाए, मैं आपका सबका, मेरे पास नंबर तो है ही है, ठीक है। एक बार मेरे को मैसेज जरूर कर देना ताकि मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा उसमें, ठीक है। चलो जी, डोमेस्टिक कंपनी में कौन कौन से ऑप्शंस हैं न्यू टैक्स रेजिम के? सर 115 बी ए है, ठीक है, 115 बी ए है, बी ए, ये देखो ये हमने देखा था बट इट्स नॉट रिलेवेंट, तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। 115 बी ए बी है, ये 2 ऑप्शन है। यहां पर सर इनके लिए हो जाता है 115 बी ए सी, और यहां पे इनके लिए हो जाता है, जैसा ये है वैसा हो जाएगा 115 बी ए डी, और जैसा ये है वैसा हो जाएगा 115 बी ए ई, बस, ठीक है ना, सेम, राइट, परफेक्ट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो बताओ भैया न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग क्या करोगे कंपनी के केस में, तो क्या करोगे बताओ? 115 बी ए में क्या है बताओ, आज तुम्हें बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज है ना, ये तुम्हें आज बहुत काम आएगी, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के बेसिस पे, बताओ। हाँ जी, एम आई ऑडिबल ना, प्रॉपर आवाज आ रही है मेरी? आज थोड़ा सा मैं तेज नहीं हो पाऊंगा आज तो भाई साहब, आज तो अंदर गले का वो पूरा मामला, खांसी के कारण गड़बड़ हो गई पूरी। हाँ जी बताइए। 2, हाँ वेरी गुड, 2 बेनिफिट देंगे और 2 बेनिफिट गिवन, 2 बेनिफिट दिए हैं और 2 बेनिफिट विड्रॉ कर लिए हैं, 2 बेनिफिट्स दिए हैं एंड 2 बेनिफिट्स विड्रॉ कर लिए हैं। उकाली मंगाई आज तो मैंने गले के लिए। यस, क्या बेनिफिट्स दिए हैं बताओगे मुझे बताओ, क्या 2 बेनिफिट दिए हैं और क्या 2 बेनिफिट विड्रॉ किए हैं? 2 बेनिफिट गिवन, पूरा बताने की कोशिश करना, और 2 बेनिफिट विड्रॉन, पूरा बताने की कोशिश करना, पूरा। बस फिर आज अपन शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर रिटर्न फाइलिंग, जब तक मैं थोड़ी उकाली ले लेता हूं। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। हाँ यार अब क्या करूं, आज खिचखिच नहीं है यार, आज क्या है, गला वो अंदर से खिंचीज रहा है, वो गड़बड़ हो रही है। हमारे राजस्थान में क्या है, हम उकाली को ज्यादा प्रेफर करते हैं, घी होता है ना, घी थोड़ा सा आपका अंदर से सही करता है चीजों को।
दो बेनिफिट, कौन से? एक तो टैक्स बेनिफिट है, वो पूरा लिखो अब। हाँ अभिनव आपने सही लिखा है कि सर एक तो टैक्स रेट कम कर दी, जहां टैक्स रेट 30% थी उसको उन्होंने 22% कर दिया। चलो एक बेनिफिट दिया तो उसके साथ में आपका एक बेनिफिट उड़ा दिया। कौन सा बेनिफिट उड़ाया? सर आपको जो डिडक्शंस मिला करती थी वो विड्रॉ कर दी। कौन सी डिडक्शन विड्रॉ करी बताओ, बहुत पर्टिकुलर हो जाओ आप। अब ऐसा नहीं चलेगा कि सर आपको ये मिला करती थी वो उन्होंने विड्रॉ कर दी। राजस्थान में ब्यावर, अगर आपको आइडिया हो, ब्यावर अपना अजमेर के पास में ब्यावर। अभिनव आप भी वहीं से हो क्या? यस वेरी गुड। हाँ एक तो डिडक्शन में ना दो पार्ट में से सेग्रीगेट कर दो, दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दो, इजी हो जाएगा तुम्हें याद करना। पहला तो पीजीबीपी से रिलेटेड कुछ डिडक्शंस थी, कौन सी? एडिशनल डेप्रिसिएशन। और बताओ सेक्शन 32 के बाद 33 पे आओ, ये है ना 33AB और 33ABA, ठीक है। फिर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो टू अदर्स, ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा टॉक से हो क्या आप? बढ़िया बढ़िया यार, वेरी गुड, ठीक है। फिर आगे आपका 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, फिर आगे आपका 35CCC और 35CCD, ठीक है। कितना आसान है देखो, कुछ नहीं है, बस आप व्यवस्थित चलते चलो। ये है 32 में, फिर है 33, फिर है 35 और 35 के अंदर ये आ गए आपके, ठीक है। और फिर आ गई आपकी दूसरा आ गई आपकी डिडक्शंस। डिडक्शन में कौन सी? 80C से 80U की डिडक्शन एक्सेप्ट सम डिडक्शंस, और फिर आपका आ गया 10AA का डिडक्शन। ये लो भैया, ये दो चीजों को इन्होंने उड़ा दिया है, ठीक है। एक मिनट इधर ही लेता हूं मैं, चलो ये एक तो इधर ले ही लेते हैं, क्या है अब। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर है। चलो अब दूसरा आपको क्या बेनिफिट दिया? कोटा से। अरे वाह संजय गजब, अभी आके गया कोटा तो। मैं यार अभी रिसेंटली आया था, मैं आया था कोटा। हाँ जब मैं यहाँ से पूना से गया था ना तो मेरे को ट्रेन कोटा की मिली थी, तो मैं कोटा से ही बैठा था, फिर कोटा आया था और कोटा से फिर आगे निकला था। बढ़िया यार बढ़िया। हाँ जी बताओ, ये हो गया टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। अब दूसरा फायदा क्या दिया बताओ? वैसे आपने लिख दिया है नो डाउट कि सर मैट रिमूव कर दिया, मैट रिमूव कर दिया, ठीक है ना, मैट नॉट एप्लीकेबल, बट सर सरचार्ज लगा दिया, और सरचार्ज भी लगा दिया ऑलवेज एट द रेट ऑफ 10%। दीज आर द टू बेनिफिट्स जो हमको यहां पर दिए गए, बस इससे ज्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। आपको पता है मैंने और 3-4 पॉइंट बताए थे, वो कोई खास नहीं है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। और इसमें कोई ट्विस्ट है? और कोई ट्विस्ट नहीं है। एक बार अगर आप इसमें आ गए, वो कहते हैं ना एक बार अगर आपने शादी कर ली तो बाद में तोड़ नहीं सकते, है ना। अब जन्म जन्म का साथ उसी के साथ रहेगा, लेकिन एक बार तोड़ दी तो भाई दोबारा नहीं आएगी वो आपके पास। तो इसमें भी ऐसा है, एक बार आपने 115 BAA ऑप्ट कर लिया तो बस अब ये हो गया, अब आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन एक बार अगर आप तोड़ देते हो फिर दोबारा आप ये ऑप्ट कर नहीं सकते, बस इन्होंने ये बोला है। यस चलो जी, अब ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, बस यही था। और उसमें उन्होंने बोला था पुराना कोई भी आपका डिडक्शन वगैरह हो तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप न्यू टैक्स रेजिम में आ चुके हो। सेम फॉर मैट, अगर आपका कोई मैट क्रेडिट है तो आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिफोर ड्यू डेट ऑफ ROI आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा। चलो जी आते हैं अगले पे आते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, ये देख लो, तुम काहे परेशान होते हो। अब आ जाओ, अब यहां तो अच्छा टैक्स रेट्स क्या है? 22%। 22% में मैंने आपको बता दिया था, स्पेशल इनकम कैजुअल इनकम को हटा दो। उसके अलावा आपकी अगर 115 BAA की इनकम है, मतलब बिजनेस की इनकम है, उस पर भी 22% है, अदर इनकम है उस पर भी 22% है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाओ, 115 BAA करा दिया ना मैंने, हाँ BAB,
ठीक है, यहां पर अगर आपको याद हो, अच्छा इसके लिए ध्यान रखना, डोमेस्टिक कंपनी जो प्रीवियस ईयर 19-20 से है, एनी डोमेस्टिक कंपनी, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या ना हो, इररिलेवेंट कोई भी डोमेस्टिक कंपनी में मिल जाएगा, लेकिन 115 BAB जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे मिलेगा, और जिसका सेटअप हुआ हो किस डेट के बीच में, 1/10/2019 से लेके 31/3/2024 के बीच में। है ना? हाँ, तो यहां तक क्लियर है, ये आपका इस पे होगा। अब मुझे यहां बताओ, एक बेनिफिट आपको दिया गया, पहला वही टैक्स रेट्स का, और सेम ये एक सारी की सारी जो डिडक्शन है यहां पे भी सेम है, ठीक है ना, यहां पर भी सेम है। यहां पर टैक्स रेट कितनी हो गई आपकी, 15%, मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है, और ये वाला सेम है। अब बस सिर्फ टैक्स रेट में थोड़ा सा अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, टैक्स रेट का। टैक्स रेट में मैंने क्या बताया था, कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम तो उसी हिसाब से टैक्स होंगे, लेकिन जो नॉर्मल इनकम है, अगर उसमें आपका नॉर्मल इनकम में क्या क्या हो सकता है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो सकता है, आपका PGBP का इनकम हो सकता है, आपका कैपिटल गेन का इनकम हो सकता है, नहीं, हाँ हो सकता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल इनकम में आता है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, और IFOS का इनकम हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो PGBP की इनकम है, यहां पे तुम्हारी टैक्स रेट 15% रहेगी, प्लस एक इन्होंने बोला कि PGBP से कनेक्टेड WDV ये कहता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन डेप्रिशिएबल असेट्स, तो उस पे भी जो रेट है वो 15% है, बाकी सभी की रेट क्या है, 22%, और बाकी सब में इसने मना कर दिया है कि भाई आपको खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वेरी गुड, हाँ, नो डिडक्शन, कोई खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये ही आपको यहां पे ध्यान रखने वाला पॉइंट है, बाकी कोई पॉइंट नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे चले, ठीक है। बस अब इसमें कुछ 4 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए थे, मैंने कहा ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, लिखो, बाकी तो वही सेम है, 4 पॉइंट मैंने बताए थे, मैंने कहा बस इसमें ये ध्यान रखना। पहला लिखो, तुम लिखो या मैं लिखूं? हाँ, पहला तो बिजनेस, न्यू बिजनेस होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट करके जोड़ मरोड़ के नहीं बनाया गया हो, न्यू बिजनेस। दूसरा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, इसमें क्या था, 20% कैन बी ओल्ड, और अगर कोई इंपोर्टेड है तो उसे न्यू माना जाएगा। फिर तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बताया गया था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब क्या, ठीक है ना, वेरी गुड, हाँ। और चौथा, जुगाड़ मैंने आपको ऊपर बताना था यार, जुगाड़ मेरे को ऊपर बताना था आपको। जुगाड़ मतलब तुम क्या कर रहे हो, अपनी दूसरी यूनिट जहां पर तुम्हें 115 BAB का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, उसका इनकम, उसका प्रॉफिट आप इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उस पर आपको बेनिफिट मिल जाए 15%। तो जुगाड़ वाली इनकम पे 30% टैक्स लगेगा, ठीक है, यस। तो ये लो भाई, तुम्हारा हो गया। और क्या था, एक पॉइंट मुझसे शायद मिस हो रहा है क्या, या हो गए सारे पॉइंट? एक पॉइंट कोई मिस हो रहा है क्या मुझसे? मेरे हिसाब से सारे हो गए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हो गए सारे, कवर कर लिया अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे कवर कर लिए। हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग, यस, ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर 20 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लग जाएगा, यस। चलो जी, बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं ना, आ जाओ, 115 BAC कराओ मुझे रिकॉल, 115 BAC फटाफट से रिकॉल करवा दो, 115 BAC। और ये देखो, न्यू टैक्स रिजीम इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है BAC, क्योंकि ये डिफॉल्ट रिजीम हो चुकी है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन टपकाएगा ही टपकाएगा। ये टाइम लैग है तो वापस बंद करके चलाओ एक बार।
हाँ जी, सेक्शन 115BAC बताओ। गला सही नहीं रहता ना भाई, पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ जी बताओ। अभिनव कहाँ हो? यस, देखो एक तो टैक्स रेट में बेनिफिट मिल गया और दूसरा इसमें कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस उड़ा दी गई, डिडक्शंस और एग्जेम्पशन विदड्रॉ। तो अभी यही मेन गेम है यहाँ पे। चलो मुझे बताओ पहले तो टैक्स रेट में क्या फायदा मिला तुम्हें, समझाओ मुझे, बताओ क्या स्लैब हो गई, बताओ। ये तुम्हारे काम आनी है भाई, आनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना है इस बार कि लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में आएगा कि ही ऑप्ट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या ही ऑप्ट आउट। देख वहां समझना क्वेश्चन में, ही ऑप्ट, ही डज नॉट ऑप्ट, ओल्ड सिंपल लिखा हुआ रहेगा या तो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी। अब ये साफ क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, तो समझ लेना डिफॉल्ट रिजीम कौन सी है, 115BAC, उससे कैलकुलेट करना है। या क्वेश्चन में लिखा होगा कि ही ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, नहीं लिखेगा वो 115BAC, अब लिखेगा ही नहीं, अब फिर किलेगा वो अपनी, है ना, वो लिखेगा ही ऑप्ट आउट, मतलब ऑप्ट आउट कर लिया, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गए आप। तो यहां पर 0 से 3 तक नो टैक्स, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और 15 से ज्यादा है तो 30%। ठीक है, यहां पे आपको एक 87A का रिबेट क्या है मुझे बता दो, चलो यही डिस्कस कर ही लेता हूं, कल तुम्हें मैंने बताया था ना 87A का रिबेट। अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख तक है तब तो तुम्हें एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर वो मिल जाएगा। एक और दूसरा बेनिफिट और था इसमें 87A की रिबेट, अप टू 7 लाख और मोर देन 7 लाख, मोर देन 7 लाख, स्लाइटली हायर, स्लाइटली हायर। बताओ क्या था, बताओ भाई, बताओ बताओ। वेरी गुड, यहां तो क्या हो गया, एक्चुअल और 25K विच एवर इज लोअर, और यहां क्या है, ना ना ना, रुको 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 रुको, मार्जिनल की जैसे सेम बोलो, क्या मार्जिनल की जैसे सेम, क्या बताओ, बोल ये सेम नहीं, मुझे लिख के दो, क्या लिखोगे, जब दिमाग में चीजें आएगी ना तो लिख भी पाओगे, बोलो कोशिश करो, लिखो यहां हाथों हाथ। देखो मैं बताता हूं, ये बोलता है टोटल टैक्स, ठीक है, और एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम अबाउट 7 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, राइट, वो आपकी फाइनल टैक्स होगी, हम समझ में आया, विच एवर इज लोअर दैट विल बी फाइनल टैक्स। ठीक है, तो आपको रिबेट उस तरीके से मिल जाएगा। मान लो अपन ने कल क्वेश्चन किया था तो 27,000 समथिंग यहां आ रहा था, ऐसा कुछ था, और 20,000 समथिंग कुछ यहां आ रहा था, तो विच एवर इज लोअर, तो 20,000 विल बी द फाइनल टैक्स। तो आप क्या करोगे, 27,000 माइनस रिबेट 7,000, तो 20,000 विल बी योर फाइनल टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। पर्टिकुलर थोड़ा सा मैं बार बार इसीलिए तुम्हें करवाता हूं, नहीं तो तुम मिस करोगे, और ये क्वेश्चन आना है इस बार, ये इस बार चेंज हुआ है तो आना ही आना है, ये समझ के चलो। एक तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, चलो करो मेरे को, एक थोड़ा मेरे को कंफर्ट आ जाएगा तुम पे। लेट्स अज्यूम योर इनकम इज 7,25,500। चलो बताओ, यू आर इन दी डिफॉल्ट रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम नहीं बोलूंगा, डिफॉल्ट रिजीम, यू आर इंडिविजुअल, यहां पे टैक्स कंप्यूट करो, ये भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, बताओ इसका आंसर क्या होगा, फाइनल टैक्स कितना होगा,
2500 आपको रिबेट मिल जाएगी। ओके, तो फाइनल टैक्स कितना आया? देखो, अगर मैं 7,25,500 मेरी इनकम है तो मैं न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर टैक्स कंप्यूट करूंगा तो 0 से 3 लाख तक नो टैक्स, 3 से 6 तक 5%, तो 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000 रुपए, ठीक है। और 6 लाख से 9 लाख तक तो मेरा कितना हो जाएगा? 1,25,500 पर 10%, कितना हो गया? 12,550। तो मेरा टोटल टैक्स कितना हो गया? 27,550, ठीक है। 27,550 और 25,500 एक्सेस इनकम, विच एवर इज लोअर, दिस इज लोअर, ठीक है ना। तो यस, मेरा फाइनल टैक्स ये होगा। तो मेरी रिबेट कितनी हो जाएगी? रिबेट अंडर सेक्शन 87A 27,550 माइनस 25,500, 2,400 समथिंग कुछ आ जाएगी। रिबेट कितनी आ गई? कैलकुलेट कर लो, 1950 आ जाएगी लगभग, नहीं 2050 आ जाएगी, 2050, ठीक है ना। तो 2050 आपको रिबेट मिल जाएगी। तो आपका फाइनल टैक्स कितना आ जाएगा? 25,500। ये वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस विल बी योर फाइनल टैक्स 550, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ गया। चलो, बहुत बढ़िया। तो न्यू टैक्स रिजीम, अच्छा अब इसमें मेरे को आपको डिडक्शन पूछता हूं। चलो, यहां पे आपको टैक्स रेट का मामला समझ में आ गया है। अब ये डिडक्शंस मेरे को फटाफट से बता दो ताकि तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, पीजीबीपी में और कैपिटल गेन में कुछ है ही नहीं, तो आईएफओएस में बताओ कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस थी जो रिमूव कर दी गई न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। बताओ कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस थी जो रिमूव कर दी गई, फटाफट से बताओ। इन क्लोज, फिर ये अपन पूरा क्लोज कर देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आज नया चैप्टर की शुरुआत कर देंगे अपन अभी। हाँ जी, बोलो। वेरी गुड। सबसे पहले आपका यहां पर एलटीए इन्होंने मना कर दिया कि एलटीए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, एचआरए का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी अलाउंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट, लेकिन कुछ को इन्होंने बोल दिया है कि वो हम आपको दे देंगे। कौन सा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप एम्प्लॉय, वो हम आपको दे देंगे, 3200 रुपए का मिलता है, वो ये बोले दे देंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, वो बेनिफिट हम आपको दे देंगे। डेली अलाउंस, वो बेनिफिट हम आपको दे देंगे। और कन्वेंस अलाउंस, ये बेनिफिट हम आपको दे देंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो ये अलाउंसेस का हो गया। और उसके अलावा इन्होंने बाद में और क्या बोला है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, जो सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन कह रहे, सेक्शन 16 की जो डिडक्शंस वो नहीं देंगे एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50 के। ये बोलता है कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएगी। और इसके अलावा 1 2 3 4 और 5वां जो पॉइंट उन्होंने दिया, उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी अलाउंसेस या परक्यूजिट्स जो भी एग्जेम्पशन वगैरह है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगी। साफ साफ इन्होंने बोल दिया, एनी अदर अलाउंस और परक्यूजिट्स जहां पर आपको कोई एग्जेम्पशन मिल रही है तो वो नहीं मिलेगी। यस शीला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? इतने लंबे टाइम बाद मिलना हुआ है। हाउस थिंग्स, सारी चीजें कैसे बढ़िया चल रही है? ऑल सेट? चलो, कोई भी चैलेंज कुछ भी लगे तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना। यस, चलो अब आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा बताओ, बोलो भाई। सर हाउस प्रॉपर्टी में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी का जो लॉस आता है वो हम किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
हाँ 2050 थी, 2050 थी। अब यार वो देखो वो एग्जाम्पल कहाँ है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट 2050 थी ये रहा ना 2050। ठीक है चलो जी, अब आ जाओ पीजीपीपी। सेम है जो मैंने आपको वहां बताई थी, न्यू टैक्स 115 बी ए के अंदर, बी ए बी के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, कहीं कोई इश्यू नहीं है। आईएफओएस में क्या है, सिर्फ दो है। एक तो माइनर चाइल्ड वाली है, माइनर चाइल्ड की इनकम आप में क्लब होती है तो 1500 रुपए पर चाइल्ड आपको बेनिफिट मिलता था, वो नहीं मिलेगा। और ये एमपी एमएलए को जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो भी आपको पहले एग्जेम्प्ट हो जाया करता था, अब वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। शीला कोई भी आपको डाउट लगे ना सो यू कैन कनेक्ट, ठीक है। एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है अब, टेंटेटिवली शायद 5 से 10 के बीच में आने वाला है, ऐसा कुछ है प्लान। तो अगर आपको कुछ भी लगे, इन केस इफ यू हैव एनी कंसर्न, कोई भी डाउट लग रहा हो, यस यू कैन कनेक्ट, है ना। बाकी सब बढ़िया आपके घर पे। चलो जी, यहां तक क्लियर है, तो बस यही है यहां पर और कुछ भी नहीं है। और आपको यहां पर फिर मैंने क्या बताया था, डिडक्शंस। एक तो 80C से 80U की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, और आपको 10AA की डिडक्शन भी यहां पर नहीं मिलेगी। दैट्स इट, खत्म। बस मुझे बताओ तुम्हें कुछ याद रखने में इश्यू आ रहा है क्या, कहीं नहीं ना। बस मेरा यही ऑब्जेक्ट है कि न्यू टैक्स रिजीम का जो खौफ है वो खौफ खत्म हो जाए तुम्हारा पहले तो आई होप आज आपका वो खौफ खत्म हो गया होगा। चलो जी, अब अपन आते हैं, अपन जो कंप्लीट करना पोर्शन रह गया था उसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं। लाइट चली गई थी कल, ये कंप्लीट कर देते हैं और फिर आपके नए चैप्टर पे आज मूव करते हैं, दैट इज द रिटर्न फाइलिंग। हाँ AA ये CCD2 और CCJ नहीं, CCH है, CCH वो अग्निपथ वाली बता देता हूं, चलो ये भी बता ही देता हूं मैं, शायद ये मैं बताना मिस कर गया, बता देता हूं। ये देखो, ये कहता है 80C से 80U का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, बट ये वाला तो आपको मिल जाएगा 80CCD2। CCD2 में क्या होता है, एम्प्लॉयर ने आपके लिए जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है, आराम से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AA न्यू एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, आप खर्चा जो करते हो ना वो बेनिफिट मिल जाएगा। CCH अग्निपथ स्कीम वाला है ये, ठीक है। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, अलग लेवल पे टाइम लैग चल रहा है, ओह चलो जी। अब देखो इसमें ऐसे ही आप कंपनी में भी जाओगे ना तो कुछ सेक्शंस है, जैसे कंपनी के केस में ये देखो, अब अपन ने जो देखा था ना ये 115 BAB, तो यहां पे भी जो डिडक्शंस हैं, उसमें 80JJ और M का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और BAB के अंदर अगर आप जाओगे, BAA के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पर 80JJ AA 80M और साथ में 80L भी आ रहा है, 80LA भी आ रहा है, ठीक है ना। बस ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, बस बाकी कोई खास बात नहीं है। चलो जी, आ जाओ, लास्ट पार्ट है, फटाफट से क्लोज करते हैं। चलो जी, मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल पॉइंट बता दिए थे, वही वापस है, तो इनको अपने को अभी ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल इनकम जो भी आपका 80C से 80U का डिडक्शन होता है वो कभी भी नॉर्मल इनकम के अलावा किसी और इनकम से नहीं मिलता है, मतलब स्पेशल इनकम और कैजुअल इनकम से नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलता है। और अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी नॉर्मल इनकम कम है तो जितनी कम है आप उसे स्पेशल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, और स्पेशल इनकम में सिर्फ 111A 112A और सिर्फ 112, इन तीनों से सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो चलो कुछ स्पेशल इनकम देख लेते हैं और कौन कौन सी है। जैसे 115 BB तो आपकी टैक्स रेट हो गई, ये कैजुअल इनकम हो गई, सॉरी कैजुअल इनकम हो गई 115 BB, ठीक है ना। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स, है ना, गेम शोज, दीज आर दी
आपकी 30% पे टैक्सेबल हो जाएगी, नो डिडक्शन अलाउड। सर कोई भी खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन अगर आपका कोई लॉस है तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो जी ये भी हो गया। 115 BBJ ये आया है अभी, ये बोलता है ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग पे अगर कोई भी इनकम होती है, पहले वो अपने 115 BB में ही आ जाया करती थी, आजकल इसके लिए नया सेक्शन आ चुका है BBJ ऑनलाइन गेमिंग। उससे अगर आपको कोई भी नेट विनिंग होती है, ठीक है ना, नेट विनिंग, ठीक है ना, तो वो आपका एट द रेट ऑफ 30% टैक्सेबल हो जाएगी। BBA ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, खैर जब NR करवाऊंगा पूरे NR के अंदर आपका हो जाएगा, T1 TDS में भी करवा दूंगा एक बार, ठीक है ना। वैसे NR के अंदर पूरा कवरेज है, कोई टेंशन नहीं ना लो इसका, ये NR के लिए, स्पेसिफिकली NR के लिए है। NR स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अगर इनको कोई भी पैसा मिलता है, कौन सा पैसा मिलता है, अगर इंडिया में ये आते हैं और खेल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल, राइट, कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके कारण इनको कोई पैसा मिलता है सॉरी, तो इनकी जो टैक्स रेट है दैट विल बी 20%, ठीक है ना, दैट विल बी 20%। कल हम देख रहे थे डीम्ड इनकम, कल हम देख रहे थे डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम में क्या होता है कि देखो भैया, अगर आपका कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट आपके पास मिलता है, आपने अपने बुक्स में उधारी रिसीव डाल रखा है कि भैया मैंने कैश पे उधार लिया हुआ है, आफ्टर डिडक्ट एक्सपेंसेस, हाँ आफ्टर डिडक्ट एक्सपेंसेस, इसको मैं अलग से कराऊंगा एक्चुअली पूरा, तो इसलिए अभी डिटेल में मत जाओ, अभी इसका अलग से जब मैं IFOS में आऊंगा ना वहां पर इसको करवाऊंगा, क्योंकि अमेंडमेंट है तो इनको ढंग से करना बहुत जरूरी है हर चीज को। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि पूरा अपने ग्रिप में रहे चीजें। कैश क्रेडिट, अब देखो कैश क्रेडिट मतलब तुम्हारे पास क्या है, अब मैंने क्या बताया था, 115 BBE, 115 BBE ये होता है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मतलब वो मैंने बताया था ना, तुम्हारे रेड पड़ गई, अब रेड पड़ गई तो डिपार्टमेंट को पता पड़ा भैया तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, तुम्हारे पास सोना चांदी पड़ा है, तुम्हारे बुक्स में कैश की एंट्री आई हुई है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो पहला कैश क्रेडिट, तुम्हारे बुक्स में कैश की एंट्री है कि भैया तुमने कैश रिसीव किया हुआ है किसी से, है ना, उधारी पे, लेकिन अब तुमने उधारी पे रिसीव तो कर लिया, लेकिन भाई साहब उसका एक्सप्लेनेशन तो दो, कहां से आया, क्या हुआ, क्या नहीं है, पूरी चीजें आपको पूछी जाएगी और आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो तो ये कैश क्रेडिट जो है आपकी इनकम मान लिया जाएगा, और आपकी इनकम मानते हुए, और इनकम भी नहीं भाई साहब, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, और डीम्ड इनकम मानते हुए उस पर 78% टैक्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है, दूसरा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जब आपके वहां पर रेड पड़ी, लेट्स अज्यूम आपके वहां पर रेड पड़ी, उन्होंने देखा यार भाई तेरे पास तो दिल्ली के अंदर मकान है, ये देख तेरे पास कागज पड़े हैं, लेट्स अज्यूम उनको मिल गया कि तेरे पास दिल्ली में मकान है, अरे तेरे तो सोने चांदी पड़े हैं, तूने डिस्क्लोज तो करे ही नहीं अपनी बैलेंस शीट में। भाई साहब तेरी असेट्स को तुझे अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना होता है, और तूने तो डिस्क्लोज करा ही नहीं, मतलब दीज आर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है तेरा, तेरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, बट साला तूने बताया ही नहीं कहीं पे। अपना रिटर्न फाइल कर रहा है, रिटर्न फाइल में हम बैलेंस शीट मांगते हैं, बैलेंस शीट में तेरी एसेट्स होनी चाहिए, तो दिखाई नहीं रखी। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ है भाई, ते गड़बड़ है तू। तो दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब तुमने बताया ही नहीं। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मतलब तुमने बताया ही नहीं। तो ये बोलता है अब बताओ भैया उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, बोले आ जाओ भैया 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। गोल्ड कितने का पड़ा है, बोले 15 करोड़ का गोल्ड पड़ा है। आजा भैया, ये 4 करोड़ और ये 15 करोड़, दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। तो 19 करोड़ पे हम क्या लगाएंगे, 78% टैक्स इंपोज करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज द डीम्ड इनकम। समझ आ रहा है? तो 69 के अंदर आपका ये आ जाता है। अब 69A अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। भाई साहब रोकड़ा मिला, रोकड़ा अभी मिला ना 350 करोड़ का रोकड़ा झारखंड में, जो शराब का ठेकेदार था उसके वहां पे 350 करोड़ का रोकड़ा मिला। सर पैसा कहां से आया? सर मैं तो कैश में डील होती है। क्या डील होती है भाई साहब? बुक्स में कहाँ है लिखा, दिखा एंट्रियां दिखा सारी, कहां पर लिखा है तूने कि भाई तेरे को कैश में रेवेन्यू हुई है? अगर तेरे पास कैश आइडेंटिफाइड होता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी एटसेट्रा, अगर ये तेरे पास मिलता है और तू उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे पा रहा है कि सर ये देखो मैंने इनकम में शो किया हुआ है, राइट, तो ये क्या माना जाएगा? अगर तू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है और तेरे पास वो कैश मिलता है तो उस केस में वो अनएक्सप्लेन्ड मनी माना जाएगा, और एक्सप्लेन्ड मनी के केस में 78% टैक्स इंपोज किया जाएगा एज ए डीम्ड इनकम, ठीक है ना, एज ए डीम्ड इनकम। ठीक है,
अगला 69B, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। मैंने अपनी बैलेंस शीट में मकान दिखा रखा है, बट 1 करोड़ का, बट उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ उसकी ओरिजिनल वैल्यू है और मैंने उसको दिखा कितने पे रखा है? सिर्फ 1 करोड़ पे। कि सर 1 करोड़ में खरीदा, सर अभी खरीदा 1 करोड़ के अंदर। अच्छा, इस एरिया में तेरे को 1 करोड़ में मिल गया, बावड़ा आदमी था क्या? 4 करोड़ की प्रॉपर्टी तेरे को 1 करोड़ में बेच देगा के? यहाँ सॉरी, यहां डिपार्टमेंट को डाउट हो जाता है और डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करके चेक करता, भाई साहब प्रॉपर्टी तो है 4 करोड़ की, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करूं तो वो 4 करोड़ की आ रही है, और तू बोला मैंने 1 करोड़ में खरीदा। कौन हो सकता है ऐसा? पॉसिबल ही नहीं है। तो आजा भैया, ये 3 करोड़ रुपया होगा, मतलब तूने अपना प्रॉपर्टी को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है। डिस्क्लोज तो किया बट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। तो ये 3 करोड़ पे हम क्या लगा देंगे? 78%। अब हम टैक्स लगा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, भाई तूने ये मोटा खर्चा किया, 5 करोड़ का खर्चा किया, हयात होटल बुक कराई तूने, खर्चे अपने शादी के लिए, बर्थडे के लिए। अब वो पता है, इसलिए लोग ना होटलों में खर्चा नहीं करते हैं, 1 नंबर में खर्चा नहीं करते हैं। अब हयात होटल कराओगे तो वहां पे तो आपको क्या तो कैश देना पड़ेगा, मतलब वो तो एकदम प्रॉपर आइडेंटिफाइड हो जाएगा। आपको मोटा खर्चा करना है ना, एक उधार पे वो ले, एक जमीन ले, मोटी जमीन ले, वहां मोटा खर्चा करो, ठीक है ना। ये हयात बुक करा रहे हो, रेडिसन बुक करा रहे हो, बड़े बड़े 5 स्टार होटल आप बुक करा रहे हो, यहां पे खर्चा कर रहे हो, वहां गड़बड़ हो जाएगी, वो मत करो, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहां पर मान लो आपका कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया और इवेंट में आपका 50 लाख का खर्चा हुआ है, बट अब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि सर 50 लाख का खर्चा मैंने इस इनकम में से किया है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो एक्सपेंडिचर को, तो उस केस में होगा क्या? दैट इज द अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मतलब ये माना जाएगा कि तू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये जो 50 लाख का खर्चा किया, जरूर तेरे को कोई इनकम हुई होगी, बट तू इनकम का सोर्स नहीं बता पा रहा है। सो दिस विल बी योर डीम्ड इनकम, और डीम्ड इनकम पे 78% के हिसाब से टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ कुछ जगह पे चलती है हुंडी, अभी भी चलती है। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अमाउंट बोरोड, अगर आपको पता हो ना, हुंडी क्या होता है? एक पेपर पे लिखा हुआ होता है ना, कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा या 2 लाख रुपए एक सर्टेन टाइम के बाद दे दूंगा, ठीक है ना, दैट इज हुंडी। या तो आपने क्या किया हो? बोरो किया हो। अगर आपने हुंडी पे बोरो किया है तो भी आपका इनकम मान लिया जाएगा, और अगर आप रीपे करते हो तो भी आपका इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। और जब आपका इनकम मान लिया जाएगा तो 78% के हिसाब से वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलो जी, तो ये भी आपका कंप्लीट। अब आता है 115 BBF, ठीक है। BBF क्या है? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। तुम्हें दिख रहा है ना भाई? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। अब थोड़ा सा आज क्या है, गले के कारण ना अपना नेचुरल फ्लो नहीं आएगा, बट ठीक है। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट ये बोलता है कि अगर आपने पेटेंट डेवलप किया है और पेटेंट से आपको इनकम होती है। पेटेंट मतलब क्या होता है? आपने खुद ने कुछ इन्वेंट किया, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कोई एक नई चीज इन्वेंट की, जैसे अपने इंडिया में मान लो कोरोना वैक्सीन इन्वेंट हुई है, तो अपन ने उसका पेटेंट करा दिया। अब उस पेटेंट को मैं अगर वर्ल्ड वाइड देता हूं तो मुझे क्या होता है? रॉयल्टी मिलती है। तो वो रॉयल्टी आपकी टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। बट यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने डाल रखी है कि वो पेटेंट जो आप इंडिया में रजिस्टर्ड करवा रहे हो ना, जो इंडिया में रजिस्टर्ड पेटेंट है उस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। और वो इंडिया में रजिस्टर्ड पेटेंट पे बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपने उसे इंडिया में डेवलप किया हो। मतलब मेजर एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड इन इंडिया। लोग इसमें क्या करते थे? जुगाड़ करते थे। इसको मैं आगे बताऊंगा, जब मैं आपको वो बताऊंगा ना बैप्स, तब ये बताऊंगा कि लोग क्या जुगाड़ करते थे, ठीक है ना। लोग क्या जुगाड़ करते थे, इसके कारण यहां पर ये प्रोविजन लिखा गया। लोग जुगाड़ क्या करते थे? पेटेंट डेवलप किया मान लो अमेरिका में, उनको पता है साला इंडिया में 10% ही टैक्स लगता है, अमेरिका में 50% टैक्स लगता है, या 30% टैक्स लगता है, 40%, वॉट, तो आके उसे इंडिया में रजिस्टर्ड करा दिया। अब अमेरिका वाली कंपनी ने उसे इंडिया में रजिस्टर्ड करा दिया और उस पर रॉयल्टी खा रही है और 10% टैक्स दे रही है। भाई साहब मजे आ गए इनके। तो ऐसा जुगाड़ ना हो, इसी कारण एक्शन प्लान डेवलप किया गया, और उस एक्शन प्लान डेवलप करने के कारण इंडिया ने ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। वो मैं जब बैप्स कराऊंगा ना तब तुम्हें समझाऊंगा। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको।
दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो वहां समझाऊंगा तो वहां और अच्छा कनेक्ट करोगे इस चीज को। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि स्पेशल रेट से भाई इतने रेट से टैक्स लग जाएगा। सो ये बोलता है कि आपका 75% एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड इन इंडिया। मतलब ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि भैया ये सारा काम हिंदुस्तान में हुआ है, तो भैया 75% खर्चा भी तुम्हारा हिंदुस्तान में होना चाहिए। ऐसा नहीं है खर्चा तो तुमने किया यूएस में और रजिस्टर्ड करा लिया यहां पर, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा तुमको। इन्होंने बोला कि पेटेंट, अगर जो भी पेटेंट है वो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो एट द रेट ऑफ 10% आपकी टैक्सेबिलिटी आती है 115 BBF के अकॉर्डिंग, बट वो तभी होगा जब 75% खर्चा इंडिया में हुआ हो, ठीक है ना। नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंसेस। और ये देखो स्पेशल इनकम जो भी है ना, इसमें खर्चों का बेनिफिट तो आपको मिलता ही नहीं है। जो भी स्पेशल इनकम मैंने बताई है ना अभी, उन पे आपको खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलता। इवन आप ये जो 115 BBE जो आपका डीम्ड इनकम माना गया है, आप बोलते हो सर मेरे खर्चों का बेनिफिट तो दो, इस पे नहीं मिलेगा, कोई खर्चों का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। एलिजिबल एसएससी मींस वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर होना चाहिए और उसके नाम पे ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। एसएससी हैज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब यहां पर एसएससी को ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा फॉर टैक्सेशन ऑफ रॉयल्टी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ BBF अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। उसे अपना 115 BBF में अगर आना है तो उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले कि सर मैं 115 BBF में एलिजिबल हूं, मेरे पे टैक्स 10% लगाया जाए, बट खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये बोलता है एक बार अगर आप 115 BBF में आ गए, ठीक है ना, When SSC opt for 115 BBF for any previous year, अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर में ऑप्ट कर लिया एंड SSC इज नॉट ऑफर्ड, और बाद के अगले 5 सालों में अगर SSC BBF में नहीं आता है किसी भी साल, मान लो मैंने प्रीवियस ईयर 23-24 में BBF ऑप्ट कर लिया, 115 BBF ऑप्ट कर लिया, अब अगले जो 5 साल हैं 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 और 28-29, इसमें किसी भी ईयर में मान लो यहां मैंने BBF ऑप्ट किया, यहां ऑप्ट किया, यहां ऑप्ट किया, यहां ऑप्ट नहीं किया, तो ये बोलता है इस साल में अगर आपने BBF ऑप्ट नहीं किया तो उसके अगले 5 साल में आप कभी भी BBF ऑप्ट नहीं कर सकते। बस यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो BBF भी आपका क्लियर हो गया, इट्स रिलेटेड टू रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट, ठीक है। अब आता है BBG, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कुछ पता है क्या आपको इसके बारे में? कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट पे आपकी जो भी ये कहता है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट वो 10% से टैक्सेबल हो जाएगी फॉर ऑल एसएससी। ये कार्बन क्रेडिट होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? यस बोलिए, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? लेस पॉल्यूशन पर मिलता है। वेरी गुड संजय। यस, इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। देखो मान लो जैसे 2 इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, 2 इंडस्ट्रीज है, ठीक है, 2 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ये एक हो गई मान लो भारत इंडस्ट्रीज, मैं टायर मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, लेट्स अज्यूम, ठीक है ना, टायर, ठीक है ना, टायर मैन्युफैक्चरिंग है मेरी मान लो, और एक है मान लो अभिनव इंडस्ट्रीज, अभिनव इंडस्ट्रीज, ये भी मान लो हो सकता है ये भी टायर मैन्युफैक्चरिंग हो। बट यार क्या है, अभिनव ना एडवांस इक्विपमेंट यूज करता है, एडवांस मशीन्स यूज करता है, एडवांस मशीनरी यूज करता है जिससे लेस पॉल्यूशन होता हो, लेस पॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या पुरानी मशीन है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, मोर पॉल्यूशन होता है मेरी इंडस्ट्री के अंदर, मोर पॉल्यूशन, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री को लिमिट दे रखी है, अभिनव को, और हमारी जो इंडस्ट्री है टायर इंडस्ट्रीज, उनको लिमिट दे रखी है कि तुम्हारा 1000 यूनिट से ज्यादा, 1000 यूनिट समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना, 1000 यूनिट से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बट मेरी क्या पुरानी मशीनरी होने के कारण मेरा 1700 यूनिट पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब मेरे को लिमिट कितनी दी गई है कि भैया 1000 यूनिट, यूनिट की टर्म नहीं होती है, कुछ अलग टर्म होती है इनकी, बट समझा रहा हूं आपको। हाँ, अब मान लो कि मेरी को परमिशन कितनी है कि भाई मेरी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन 1000 यूनिट तक का हो सकता है। समझाने में इजी रहेगा इसलिए यूनिट के रूट आउट ले रहा हूं, ठीक है ना। इतना मतलब उनका कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी मैं याद नहीं आ रही कि क्या बोलते हैं उस टर्मिनोलॉजी को, एक बार कल चेक करके बता भी दूंगा मैं। तो लेट्स अज्यूम कि भारत इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूशन है, क्राइटेरिया है, वो 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट भारत इंडस्ट्री 1700 पॉल्यूशन कर रही है, मतलब 700 ज्यादा कर रहे हो। आपका स्टैंडर्ड है, आपको इतना दे रखा है, आप उससे ज्यादा कर रहे हो, भाई साहब पेनल्टी लगेगी, भरत भाई पेनल्टी लगेगी आप पे। कार्बन जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है उसके रूट आउट आप पे पेनल्टी इंपोज की जाएगी क्योंकि आप ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हो। अब ये जो अभिनव इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है, इनको 1000 की लिमिट है, बट ये तो कितना, सिर्फ 100 यूनिट का ही पॉल्यूशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास मशीनरी बहुत बढ़िया है। मशीनरी मतलब इनको परमिट कितना है 1000 का, बट सिर्फ 100 यूनिट ही पॉल्यूट कर रहे हैं ये, मतलब 900 कार्बन क्रेडिट इनके पास अवेलेबल है। मतलब इनके पास अभी 900 का पॉल्यूशन और कर सकते हैं, ये 900 का पॉल्यूशन और कर सकते हैं, राइट। तो ये कार्बन क्रेडिट इनके पास अवेलेबल है। अब भरत भाई क्या बोलते हैं, यार मेरे पे पेनल्टी लग जाएगी। अभिनव भाई ऐसा कर, ये तेरे पास 900 है ना, मेरे को 700 यूनिट की जरूरत है, तू मुझे 700 यूनिट सेल कर दे, ठीक है ना। तू मुझे 700 यूनिट सेल कर दे क्योंकि तू 900 की कार्बन, तू 900 का पॉल्यूशन और कर सकता है, तो ये तू मुझे सेल कर दे। दीज आर द कार्बन क्रेडिट जो मैं आपसे खरीद रहा हूं, और इसके बदले में जो आपको पेमेंट करूंगा दैट इज द पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट कार्बन क्रेडिट। समझ आया? मैट्रिक टन, हाँ ठीक है ना। तो अगर आप इस कार्बन क्रेडिट को बेचते हो और उस पर आपको कोई इनकम होती है तो वो 10% से टैक्सेबल होगी। आई होप समझ आ गया होगा अब आपको, मैट्रिक टन की टर्मिनोलॉजी है ना। चलो, वर्चुअल डिजिटल असेट्स, वर्चुअल डिजिटल असेट सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन में अपन कैपिटल गेन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, 115 बीसी बीबीआई ट्रस्ट के अंदर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। चलो जी।